अर्थम, अर्थ और हम, अर्थम के इस नए संस्करण में आपका स्वागत है। पिछले संस्करण को आपका भरपूर आशीर्वाद मिला। मैं और बोनस की टीम इसके लिए कृतज्ञ हैं। पिछले संस्करण में हमने युद्ध के बदलते अर्थशास्त्र की बात की थी। यकीन मानिए अगले 6 माह में आपको दुनिया की युद्ध अर्थव्यवस्था में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और तब आप बार बार अर्थम के इस संस्करण का संदर्भ ले सकेंगे। लेकिन आज एक नया संस्करण है, नया विषय है, बेहद सनसनीखेज है। सदियों में ऐसा कुछ हो रहा है जो हमें दिख तो रहा है मगर समझ में नहीं आ रहा। यह भी क्यों का चक्कर है। क्या, कहाँ, कैसे, ये तो मालूम है मगर क्यों हो रहा है पता नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं अर्थम का नया संस्करण। हम कुछ सवालों में से बांटेंगे, उनके जवाब होंगे, तथ्य होंगे, किस्से होंगी, घटनाएं होंगी और अंत में आएगा एक अर्थम इंडेक्स जो आपको बताएगा कि इस पूरे घटनाक्रम का आपकी, हमारी जेब और ज़िंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है। आज शुरुआत करते हैं अहमद फराज के एक शेर से। बड़ा मशहूर शेर है। कल तारीख यकीनन खुद को दोहराएगी, कल तारीख यकीनन खुद को दोहराएगी, आज के एक एक मंजर को पहचान में रखना। कल तारीख यकीनन खुद को दोहराएगी, आज के एक एक मंजर को पहचान में रखना। और उस दरिया के आगे एक समंदर भी है, उस दरिया से आगे एक समंदर भी है और वो बेसाहिल है, ये भी ध्यान में रखना। अमेरिका में वो 1970 के दशक की शुरुआत थी। महंगाई लोगों के बजट को पीस रही थी। कमाई और रोजगार की कमी की दुहाई थी। पूरी दुनिया में मुद्राओं में बड़ी उठापटक चल रही थी। अमेरिकी लोग बस किसी तरह दिन बदलने की दुआ कर रहे थे। तारीख थी 15 अगस्त 1971। अमेरिकियों को अच्छी तरह याद है कि वह रविवार की शाम थी। वक्त के सताए महंगाई के मारे अमेरिकी टीवी स्क्रीन के सामने बैठे थे। तब कुछ ही चैनल थे जिनसे वे अपना मनोरंजन कर सकते थे। अमेरिका में सब कुछ बड़ा सामान्य था, किसी दूसरे रविवार की तरह। अचानक एक विशेष प्रसारण की सूचना टीवी स्क्रीन पर चमकी। कुछ ही देर में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन पर्दे पर थे, व्हाइट हाउस की अपनी डेस्क पर बैठे हुए। ठीक 9 बजे का समय था। निक्सन ने कैमरे की तरफ देखा और अमेरिका के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, मैंने वित्त मंत्री कोनली को आदेश दिया है कि डॉलर की सोने से परिवर्तनीयता को अस्थायी तौर पर खत्म कर दिया जाए, यानी गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1940 में ब्रेटन वुड्स में जो सहमति बनी थी उसके तहत बना था गोल्ड स्टैंडर्ड, जिसमें डॉलर की कीमत का आधार था सोने की कीमत। अमेरिकी डॉलर विश्व की मौद्रिक प्रणाली की केंद्रीय मुद्रा बन गई और 1 ट्रॉय ऑunce सोने की कीमत तय हुई करीब करीब $20.67, यानी $1 में करीब करीब 1.5 ग्राम, 1.5 ग्राम सोना। वक्त बदला। दुनिया के मुल्क अमेरिका से डॉलर के बदले सोना मांगने लगे। अमेरिका में महंगाई के कारण करेंसी टूटी, डॉलर पर डॉलर छापे गए। अंततः संकट आ गया। कैंप डेविड की एक बैठक में राष्ट्रपति निक्सन, वित्त मंत्री कोनली और फेडरल रिजर्व के मुखिया ने मिलकर गोल्ड स्टैंडर्ड को अस्थायी तौर पर रद्द करने का फैसला किया। था तो ये अस्थायी, लेकिन फिर गोल्ड स्टैंडर्ड कभी वापस नहीं लौटा। डॉलर एज गुड एज गोल्ड नहीं रहा। इतिहास ने इसे निक्सन शॉक के नाम से दर्ज किया। निक्सन शॉक। ग्लोबल करेंसी सिस्टम अब केंद्रीय बैंक और देश की साख पर निर्भर हो गया। सोने की कीमत अगले एक दशक में $35 से बढ़कर $800 प्रति आउंस हो गई और इसने पूरी दुनिया में एक नई मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत की जो सोने पर नहीं बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की स्थिरता, विकास और विश्वास पर टिकी थी। यही विश्वास अगले दशकों तक अमेरिकी डॉलर के दुनिया में प्रभुत्व का आधार रहा। इस वक्त अगर आपको निक्सन शॉक की याद नहीं आ रही है तो यकीन मानिए आपकी उंगलियां दुनिया की वित्तीय व्यवस्था की नब्ज से हट गई हैं। जरा गौर से देखिए, टैरिफ वार और तरह तरह की जंग के बीच दुनिया का करेंसी बाजार कैसे अंधर में टंगा है। अमेरिकी डॉलर का विश्वास डगमगा रहा है। मुद्रा बाजारों में जबरदस्त उथल पुथल है। अमेरिका की रेटिंग 100 साल बाद टूटी है। अमेरिका की AAA रेटिंग घटा दी गई है और अब अमेरिका दुनिया के
ट्रिपल ए रेटिंग क्लब से बाहर हो चुका है। केंद्रीय बैंक पगलाए हुए सोना खरीद रहे हैं। दुनिया के निवेशक अमेरिकी डॉलर के बॉन्ड में बिकवाली कर रहे हैं। अमेरिकी ट्रेजरी की साख खत्म हो रही है। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी भी नहीं चाहिए, उन्हें तो क्रिप्टो का रिजर्व चाहिए। और इसके बाद बिटकॉइन की कीमतें नवे आसमान पर हैं और डॉलर गिरने के लिए नई गर्त तलाश रहा है। मुद्रा बाजार की कई घटनाओं के तार को जोड़ते हुए निक्सन शॉक की याद हर जगह की जा रही है। तो क्या ग्लोबल करेंसी की अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव होने वाले हैं? आज के अर्थम में इसी को खंगालते हैं। अगर आप क्रिप्टो के निवेश के दीवान हैं तो इसे ध्यान से देखिएगा, आपकी बहुत सी मुरादें पूरी होने के दिन आ रहे हैं। और अगर आप सोने के कदरदान हैं, गोल्ड में निवेश को पसंद करते हैं, तो आपके लिए इस अर्थम में बहुत कुछ है। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये साउंड मनी क्या है जिसे लेकर ट्रंप की टीम बेचैन है? क्या आपने ट्रंप के सलाहकार जूडी शेल्टन का एक ताजा बयान सुना है? बाजारों में बड़ी सनसनी फैली थी इस बयान के बाद, जब अप्रैल में जूडी शेल्टन ने कहा था कि अमेरिकी ट्रेजरी को 50 साल की अवधि वाला गोल्ड कन्वर्टेबल बॉन्ड जारी करना चाहिए, जिसकी परिपक्वता यानी मेच्योरिटी पर सोने में भुगतान किया जा सके, गोल्ड में बदला जा सके। इसका मकसद है कि वित्तीय अनुशासन रहे, फेडरल रिजर्व पर सरकार का नियंत्रण बना रहे ताकि डॉलर ना छापा जाए और लंबी अवधि में डॉलर की कीमत को, अमेरिकी डॉलर की कीमत को स्थिर किया जा सके। शेल्टन ने कह रही थी कि यह बॉन्ड अमेरिका की वित्तीय सेहत का पैमाना होगा, क्योंकि सोने से जुड़ा होगा, इसलिए लोगों का भरोसा भी बढ़ाएगा। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व पहले से ही है। दुनिया इसलिए चौंक रही थी कि निक्सन तो 1971 में गोल्ड स्टैंडर्ड को विदा कर गए थे, फिर क्या ही चल रहा है बाजार में। दरअसल ट्रंप और उनके सलाहकार अपने साउंड मनी अभियान का आगाज कर चुके हैं और इस पर हम आज चर्चा करेंगे, जो आपके लिए जानना जरूरी है। साउंड मनी का मतलब एक ऐसी करेंसी जो स्थिर हो, जैसे कि गोल्ड स्टैंडर्ड, और वो फिएट करेंसी वाला डॉलर ना हो। साउंड मनी से ट्रंप का आशय यह भी है कि फेडरल रिजर्व नोटों की छपाई सीमित रखे, जिससे कि महंगाई न बढ़े। केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व मुद्रा बाजार में दखल न दे। उनके एक और सलाहकार हैं स्टीफन मिरन, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिकी डॉलर की फिएट करेंसी वाली भूमिका ठीक है ही नहीं। उनका कहना है बेकार का बोझ है जो अमेरिका अपने कंधे पर लेकर चल रहा है। दरअसल अमेरिका और में के राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम उनके पूर्वज तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन की तरह सोच रहे हैं, जो सेंट्रल बैंक की भूमिका के ही खिलाफ थे। बात केवल गोल्ड बॉन्ड की नहीं है, ट्रंप ने 3 और बड़े काम किए हैं, जिनके बाद करेंसी बाजार सवालों के तूफान में है और अमेरिकी ट्रेजरी की बुरी गत बन गई है। पहला काम, अमेरिका में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बनाने या जारी करने पर रोक लगा दी गई है। यह कारण यह है कि ट्रंप ये नहीं चाहते कि डीसी से निजता और प्रभुता और वित्तीय स्थिरता को खतरा हो सके, जबकि पूरी दुनिया ये मान रही थी कि सेंट्रल बैंक को अपनी डिजिटल करेंसी जारी करनी चाहिए। दूसरा बड़ा फैसला लिया गया कि निजी क्षेत्र द्वारा संचालित डिजिटल संपत्तियों पर, यानी जो डॉलर समर्थित क्रिप्टो स्टेबल कॉइन्स हैं, उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और तीसरा सबसे बड़ा फैसला, 6 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश जारी किया और उस आदेश के बाद देश में क्रिप्टो रिजर्व बनाने का काम शुरू कर दिया गया। इसके बाद बिटकॉइन रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। ट्रंप और उनकी टीम डॉलर की फिएट करेंसी की मौजूदा भूमिका को बदलना चाहती है। उनका मानना है कि किसी ठोस संपत्ति, सोना या चांदी के समर्थन वाली मुद्रा पर के बिना मुद्रा पर लंबा भरोसा नहीं बनता। वे चाहते हैं कि डॉलर को सोने या बिटकॉइन जैसी ऐसी संपत्तियों से जोड़ा जाए, तभी डॉलर या अमेरिकी डॉलर साउंड मनी बनेगा। और इसलिए अमेरिकी प्रशासन को केंद्रीकृत नियंत्रण वाली डिजिटल मुद्रा पर भरोसा ही नहीं है। CBDC चाहिए नहीं, CBDC खत्म। डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो चाहिए व्हाइट हाउस को। अमेरिकी राष्ट्रीय गोल्ड रिजर्व और बिटकॉइन भंडार को रणनीतिक तौर पर इस्तेमाल करने या इसे करेंसी रिजर्व के तौर पर प्रयोग करने की रणनीति व्हाइट हाउस में बनाई जा रही है। यानी डॉलर से भरोसा उठाने में राष्ट्रपति ट्रंप खुद आगे हैं। यह एक नया वित्तीय राष्ट्रवाद है जो क्रिप्टो या डिसेंट्रलाइज डिजिटल एसेट्स पर केंद्रित है। इस पर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन पहले तो देखिए कि अमेरिका अपनी करेंसी के साथ जो कर रहा है उसके असर कितने सनसनीखेज हैं। तब आ गए हम दूसरे सवाल पर, ये अमेरिका की साख को क्या हुआ। 11 से 16 मई के सप्ताह में डोनाल्ड ट्रंप
कतर, सऊदी अरब और अमीरात की यात्रा पर थे। वहाँ उन्होंने बोइंग विमान बेचे, बड़े समझौते किए और जब वो व्हाइट हाउस लौटे तब एक खबर फट पड़ी। मूडीज़ ने 16 मई को अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को AAA से घटाकर AA1 कर दिया, जो 1919 के बाद पहली बार हुआ। इसका मुख्य कारण था अमेरिका का बढ़ता कर्ज, जो $35 ट्रिलियन से ज़्यादा हो चुका है। अमेरिका का राजकोषीय घाटा 2024 में GDP के 6.4% पर है, जो मूडीज़ के हिसाब से 2035 में 9% हो जाएगा। कर्ज और GDP का अनुपात 2024 में 122% था, जो 2035 तक 134% पहुंच जाएगा। इंटरेस्ट टू रेवेन्यू रेशियो, यानी अमेरिकी सरकार के राजस्व की तुलना में जो ब्याज भुगतान के लिए पैसा दिया जाता है, उसका हिस्सा 2024 में 18% था और 2035 में 30% हो जाएगा। इस डाउनग्रेड के बाद निवेशकों का भरोसा घटा, अमेरिका के लिए कर्ज की लागत बढ़ने की संभावना है। तो साहब, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहते थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाना चाहते थे, लेकिन इस बीच दुनिया के सबसे दिग्गज मुल्क की वित्तीय साख खरोंचे खा गई। अमेरिका अब AAA रेटिंग क्लब से बाहर है और दुनिया में अब कुछ ही देश ऐसे बचे हुए हैं जिनके बॉन्ड्स की साख दुनिया में बेजोड़ सबसे अच्छी है। अमेरिका उससे बाहर हो गया है। अब आइए हम उस सबसे अंधेरे कोने की तरफ रोशनी फेंकते हैं अमेरिकी वित्तीय व्यवस्था से, जिसे हम समझ सकें कि डोनाल्ड ट्रंप साउंड मनी को लेकर या इतने बेचैन क्यों हैं, या उनकी टीम डॉलर को कमज़ोर करके एक नए तरीके की मौद्रिक व्यवस्था की तरफ क्यों जाना चाहती है। दरअसल इस रेटिंग डाउनग्रेड के बाद जो मूडीज़ का रेटिंग डाउनग्रेड आया है, उसके बाद साउंड मनी की मुहिम और जोर पकड़ेगी। बीते महीने की बात है, अप्रैल में खबर कौंधी और गुम हो गई। खबर यह थी कि दुनिया में के विदेशी मुद्रा भंडारों में अमेरिकी डॉलर का हिस्सा जो 2000 में 70% पर था, वो 2024 में घटकर 58% पर आ गया, यानी करीब 12% की कमी। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है क्योंकि 1995 के बाद से ग्लोबल ट्रेड में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है और अब ट्रेड $33 ट्रिलियन पर है, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडारों में डॉलर अपना हिस्सा गंवाता चला गया। ये टेबल जो आपकी स्क्रीन पर है, ये हमें बताती है कि क्रमशः जैसे जैसे ब्रिक्स की तरफ से अल्टरनेट करेंसी की कोशिश शुरू हुई, युआन को SDR में हिस्सा मिला और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थितियों में जो बदलाव हुआ, उससे विदेशी मुद्रा भंडार अब धीमे धीमे डॉलर से दूरी बनाने लगे। डॉलर की साख टूटने की बड़ी वजह अमेरिका का कर्ज है। IMF ने जो अपने ताज़े आकलन दिए हैं, उस हिसाब से 2025 के अंत तक दुनिया का जो सार्वजनिक कर्ज है, पब्लिक डेट है, वो करीब $100 ट्रिलियन के आसपास होगा, जिसमें अमेरिका का योगदान सबसे बड़ा होगा। IMF के आंकड़े ये भी बताते हैं कि ब्याज भुगतान पर अमेरिका प्रतिदिन $1.3 बिलियन खर्च करता है। बीते वर्षों में अमेरिका एक से ज़्यादा बार डिफ़ॉल्ट की सीमा तक गया है। 2023 में अमेरिका डिफ़ॉल्ट की कगार पर था और कर्ज सीमा को बढ़ाने को लेकर अमेरिका में राजनीतिक गतिरोध अब पुराने हो चुके हैं। दोनों पार्टियां कर्ज को लेकर, कर्ज सीमा बढ़ाने को लेकर बहस करती हैं और लड़ती हैं और देश ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट की स्थिति में पहुंच जाता है। ट्रंप प्रशासन ने हाल में टैक्स की रियायतें घोषित की और इसके बाद मूडीज़ का रेटिंग डाउनग्रेड आया, क्योंकि इस रियायतों से बॉन्ड बाजार सहम गया था। सरकार को कर रियायतों के बदले जो खर्चा हो रहा था, उसका नुकसान भरने के लिए और ज़्यादा कर्ज लेने की ज़रूरत थी। बॉन्ड यील्ड बढ़ गई और इसी के 2 दिन बाद अमेरिका की साख में ऐतिहासिक कटौती हो गई। अमेरिका के 30 वर्षीय बॉन्ड की यील्ड 5% तक पहुंच गई, जो बाद में थोड़ा नीचे आकर स्थिर हुई। 100 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब अमेरिका की साख AAA से नीचे आ रही है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, मगर ये सच है कि बॉन्ड यील्ड तो बढ़ेगी ही, इसके साथ डॉलर की साख को भी पलीता लगेगा। बॉन्ड यील्ड, विशेष रूप से 10 वर्ष के ट्रेजरी नोट्स की जो यील्ड होती है, वो अमेरिका के कर्ज और आर्थिक नीतियों से सीधे प्रभावित होती है। बढ़ता कर्ज निवेशकों के बीच जोखिम की धारणा को बढ़ाता है, जिससे बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी होती है। 10 वर्ष की ट्रेजरी यील्ड मई 2025 में 4.5% पर पहुंच गई थी, जो 2022 में 2% के निचले स्तर पर थी, यानी यील्ड अब 2 गुनी हो गई है। बढ़ता हुआ कर्ज सरकार को और ज़्यादा बॉन्ड जारी करने के लिए मजबूर करेगा और ज़्यादा बॉन्ड से बॉन्ड की आपूर्ति बढ़ेगी, जिससे उनकी कीमतें कम होती हैं और यील्ड में बढ़ोतरी होती है। ऊंची यील्ड का एक मतलब यह भी है कि सरकार को कर्ज पर और ज़्यादा ब्याज देने की ज़रूरत पड़ेगी, जो बजट घाटे बढ़ाएगा। जरा इस टेबल पर गौर फरमाइए, आपको पता चलेगा कि अमेरिकी डॉलर की साख और डॉलर पर टूटते भरोसे का क्या रिश्ता है। इस टेबल में हमने आपको बताने की कोशिश की है कि अमेरिका के कर्ज, बॉन्ड यील्ड और डॉलर की साख एक दूसरे से कैसे प्रभावित होती रही हैं, और जैसे जैसे क्रमशः सन 2000 से लेकर 2025 के बीच में जैसे जैसे डॉलर का प्रभुत्व कम होता गया है, अमेरिका की बॉन्ड यील्ड बढ़ती गई है और दुनिया के
के ट्रेड में, दुनिया के विदेशी मुद्रा भंडारों में डॉलर के हिस्से में कमी आती गई है। और आज जब आप इस अर्थम को देख रहे हैं तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था डी डॉलराइजेशन, कर्ज सीमा बढ़ने के संकट और साख में, और अमेरिकी अर्थव्यवस्था की AAA साख में तेज और अभूतपूर्व गिरावट झेल रही है। और इसके बाद दुनिया के बाजारों में एक बड़ा शिफ्ट आने की संभावना है। अर्थम का तीसरा सवाल है कि अमेरिका की साख की ढलान का अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड और गोल्ड के बाजार से क्या रिश्ता है। अब आइए ले चलते हैं हम आपको उस तरफ जहां से सबसे बड़ा रुझान आ रहा है, जहां से आपको दुनिया में करेंसी की भविष्य की दिशा दिखेगी। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड दुनिया में सबसे सुरक्षित निवेश थे। माना जाता था कि अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में पैसा लगाया और आप सुरक्षित हैं, क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर है और उसकी साख दुनिया में ट्रिपल है। लेकिन अब उनकी मांग घट रही है। आप आश्चर्य करेंगे ये आंकड़ा जानकर कि मूडीज ने तो डाउनग्रेड अभी किया मई में, लेकिन अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड का डाउनग्रेड निवेशकों की निगाह में इससे पहले शुरू हो गया था। बीते एक दशक से विश्व के देश अपने विदेशी मुद्रा भंडारों के निवेश में अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड को किनारे कर रहे हैं। आमतौर पर विदेशी मुद्रा भंडारों का निवेश अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में होता है। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड एक तरीके के कर्ज हैं जो अमेरिका लेता है, लेकिन डॉलर की टूटी साख के बाद दुनिया के निवेशक अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड से दूरी बनाने लगे। कुछ आंकड़े देखिए। दुनिया के देशों के विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी ट्रेजरी की हिस्सेदारी 2025 में 28% रह गई, जो 2015 में 43% थी। बड़ी गिरावट है। चीन की हिस्सेदारी 2011 में 1.3 ट्रिलियन डॉलर थी, जो 2025 में केवल 780 बिलियन डॉलर हो गई। चीन सबसे बड़ा निवेशक है अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स का, क्योंकि दुनिया में चीन का विदेशी मुद्रा भंडार सबसे आधा है और इसलिए वो सुरक्षा की दृष्टि से उस विदेशी मुद्रा भंडार को अमेरिकी ट्रेजरीज में लगाता है। इसके बाद जापान, ब्राज़ील और सऊदी अरब ने भी ट्रेजरी की होल्डिंग घटाई और सोने कमोडिटी में अपना निवेश बढ़ाया है। इसी का नतीजा है कि 2025 की शुरुआत में 10 वर्षीय बॉन्ड पर या ट्रेजरी पर यील्ड 5.2% के पार गई थी और वहीं से पहली बार अमेरिका की वित्तीय सेहत पर गंभीर सवाल उठने लगे थे। और वहीं से इस बात की संभावना बनने लगी थी कि डोनाल्ड ट्रंप की तमाम कोशिशों के बाद इस साल के मध्य तक अमेरिका की साख में या AAA रेटिंग में कटौती होगी। फिच और S&P से पहले ही कर चुके थे, मूडीज ने अभी इसे किया है। अब आगे चलते हैं और हम सोने के बाजार की तरफ मुड़ते हैं। यहाँ बेहद दिलचस्प नज़ारा है। सोने की ललक और लालच तो है, मगर बीते 3-1 साल में कुछ अति हो गई है। सोना लगभग $3000 प्रति आउंस से ऊपर निकल गया, यानी उसकी जो उत्पादन लागत है उससे दोगुनी कीमत। इतना महंगा सोना आम लोग नहीं खरीद रहे हैं और वो खरीद भी नहीं सकते। इतना महंगा सोना तो रिजर्व बैंक इंडिया जैसे या भारतीय रिजर्व बैंक जैसे दुनिया के केंद्रीय और शीर्ष बैंक खरीद रहे हैं। आपको हैरत होगी ये जानकर, और होनी भी चाहिए, कि गोल्ड स्टैंडर्ड तो गया, फिर आखिर केंद्रीय बैंकों को इतना सोना क्यों चाहिए, जबकि वो मुद्राओं के जिम्मेदार हैं और मुद्राओं का सोने से कोई रिश्ता नहीं है। वजह ये कि उनके विदेशी मुद्रा भंडारों के 2 बड़े निवेश नुकसान में हैं। एक तो डॉलर की गिरावट और दूसरा अमेरिकी ट्रेजरी। अमेरिकी ट्रेजरी में भी उनके निवेश को नुकसान हो रहा है और डॉलर भी टूट रहा है। इसलिए अब केवल सोना ही बचा है जिसे वो खरीद कर अपने भंडारों का वैल्यूएशन संभाल सकते हैं। सोने की आकाश छूती तेजी के बीच में केंद्रीय बैंकों ने रिकॉर्ड खरीद की है। बीते सप्ताह सोना कुछ नरम पड़ा था तो बैंक फिर बाजार में आ गए और फिर खरीदारी की। जरा आंकड़े देखिए, आपके सामने है स्क्रीन पर। ब्रिक्स के देशों ने 2023-24 में 2200 मीट्रिक टन सोना खरीदा, 2023 में 1000 टन से ज़्यादा और 2024 में करीब 1045 टन के आसपास। रूस ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार का 25% पैसा सोने में लगाया है, जबकि चीन ने गोल्ड ETF में 2024 में 62% की बढ़ोतरी की है। गोल्ड ETF में चीन का निवेश 65% बढ़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025 की दूसरी छमाही में 25 टन सोना जोड़ा, जिससे कुल भंडार अब लगभग 880 टन के आसपास हो गया है। RBI के विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड का हिस्सा 12% से ऊपर है। सोने की कीमतें 2025 में 2.3% बढ़कर एक बार $3000 आउंस से ऊपर चली गई थी, क्योंकि डॉलर कमजोर हुआ था और ट्रंप के टैरिफ से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता बढ़ी थी। इसके साथ खाड़ी देश अब युआन और सोने से आधारित कारोबारी लेन देन कर रहे हैं। अफ्रीकी देश भी ये चाहते हैं कि गोल्ड में पेमेंट करने की छूट मिले। IMF ने 2024 का जो आंकड़ा दिया उसके वो बेहद चौंकाने वाला था कि विश्व के व्यापार में डॉलर की हिस्सेदारी अब 70% से घटकर 47% हो गई है, यानी डी डॉलराइजेशन अब हकीकत बन रहा है।
अब ज़रा गौर से देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के साउंड मनी प्लान की कुंडली यहाँ मौजूद है। अमेरिकी ट्रेजरी में विदेशी होल्डिंग्स 2015 में 43% थी, घटकर 2025 में 28% रह गई। चीन की ट्रेजरी होल्डिंग 1.3 ट्रिलियन थी, जो घटकर 780 अरब हो गई। 10 वर्ष की ट्रेजरी यील्ड जो 2010 में 3.3% थी, वो 2025 में 5.2% हो गई। और सेंट्रल बैंक की गोल्ड खरीद में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। सोने की कीमत की तरफ चलते हैं। ठीक इसी अनुपात में हमने सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखी और 3,000 $3,000 पर आउंस से ऊपर निकल गया। और ठीक इसी के साथ हमने विश्व व्यापार में डॉलर की हिस्सेदारी में भी बड़ी कटौती देखी है। अर्थम का चौथा सवाल आपके सामने है। स्वागत नहीं करोगे डिजिटल गोल्ड या कोटेड करेंसी युग का? आपको यकीन मुश्किल से होगा, मगर डॉलर और अमेरिकी कर्ज की साख टूटना ट्रंप के मन मुताबिक है। वो ये सब देखते हुए ही व्हाइट हाउस आए हैं और इसीलिए उन्होंने आते ही साउंड मनी का प्लान सक्रिय कर दिया। अमेरिकी ट्रेजरी और डॉलर की बुरी गत बनने के बाद दुनिया के बैंकों के पास करेंसी की उठापटक बचने के लिए सोना जुटाने के अलावा और विकल्प भी क्या हैं? मगर जरा ठहरिए, दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी मौद्रिक अर्थव्यवस्थाएं और उनके सामने मुट्ठी भर सोना, कब तक और कितना महंगा सोना वो खरीद सकेंगे और संभाल सकेंगे? इसलिए दुनिया को कुछ वैकल्पिक मौद्रिक रिजर्व भी चाहिए। अब आपको समझ में आया कि डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही निजी क्रिप्टो करेंसी के रिजर्व बनाने का ऐलान क्यों किया था, और वो क्यों नहीं चाहते कि अमेरिकी डॉलर का डिजिटल अवतार सीबीडीसी के तौर पर सामने आए। आइए अब हम परतें खोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साउंड मनी प्लान की। डोनाल्ड ट्रंप कभी क्रिप्टो करेंसी पर शक करते थे, पर वो आज इसके सबसे बड़े समर्थक हैं, बल्कि उनका अपना कॉइन है जो उन्होंने लॉन्च किया है। ये बदलाव अमेरिका की वित्तीय नीति की और दुनिया की वित्तीय नीति की बड़ी ऐतिहासिक करवट है। 2025 में टेक्सास की एक रैली में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमें अमेरिका को फिर से शक्तिशाली बनाना है, लेकिन केवल डॉलर के जरिए नहीं, बल्कि बिटकॉइन के जरिए। ट्रंप बोले थे कि हम चाहते हैं कि दुनिया का सारा बिटकॉइन अमेरिका में बने। और इसके बाद अमेरिका टूटते डॉलर की साख को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया। ट्रंप प्रशासन ने बाइडेन युग में जो क्रिप्टो पर पाबंदियां लगाई थी उन्हें हटा दिया। राष्ट्रीय क्रिप्टो नीति को बढ़ावा दिया गया। सीबीडीसी के खिलाफ उनकी सख्ती ने तो क्रिप्टो के दीवानों का दिल ही जीत लिया, क्योंकि सीबीडीसी को सरकारी निगरानी का हथियार माना जाता है और जो करेंसी की आज़ादी चाहते हैं वो सीबीडीसी के विरोध में थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साउंड मनी प्लान के तहत अमेरिका में बिटकॉइन और ऊर्जा के क्षेत्र को पूरी तरह बदल दिया है। बिटकॉइन की माइनिंग में ऊर्जा की बड़ी ज़रूरत होती है और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ऊर्जा पर, एनर्जी पर, इलेक्ट्रिसिटी पर टैक्स में छूट दी है। और इसके बाद अमेरिका में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में जो हो रहा है उसे देखकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। अमेरिका में बिटकॉइन माइनिंग कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, इसके कुछ तथ्य आपके सामने हैं। टेक्सास अब वैश्विक बिटकॉइन माइनिंग का करीब 38% हिस्सा संभालता है। 2023 में 28% था। रॉयल ब्लॉकचेन, मैराथन डिजिटल जैसी कंपनियां ऑस्टिन और ओडेसा में नई माइनिंग कैपेसिटीज़ बना रही हैं। सरकारी और निजी कंपनियां मिलकर एक साथ ऐसा काम कर रही हैं जिसमें पेट्रोलियम कंपनियां खासतौर पर जो एनर्जी बेकार जा रही है उसे माइनिंग में ट्रांसफ़र कर रही हैं, जिससे माइनिंग सर्वर्स को चलाने के लिए एनर्जी मिलते रहे। टेक्सास के बिजली ढांचे में 12,000 नई नौकरियां पैदा हुई हैं, क्योंकि माइनिंग को सपोर्ट करने के लिए एक नया ग्रिड बन रहा है। 30% से ज़्यादा अमेरिकी अब बिटकॉइन माइनिंग में पवन या सौर ऊर्जा का, यानी रिन्यूएबल का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल हुआ यह है कि ट्रंप ने रिन्यूएबल एनर्जी पर टैक्स रियायतों को बिटकॉइन माइनिंग से जोड़ दिया है। ध्यान रहे कि ट्रंप का माइनिंग प्लान राष्ट्रीय सुरक्षा के नियमों के तहत शुरू हुआ है और ट्रंप ने अपने सारे फैसले राष्ट्रीय सुरक्षा के नियमों के तहत लिए हैं। कोशिश ये है कि जैसे अमेरिका के पास कभी दुनिया में धीमे धीमे करके दुनिया का सबसे बड़ा सोना भंडार आ गया था और इस समय दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व अमेरिका के पास है, ठीक उसी तरह डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका को बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के दुनिया के उत्पादन पर नियंत्रण चाहिए। और यही वजह है कि अमेरिका के 19 राज्यों ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो डिजिटल करेंसी की दुनिया में सरकारी दखल को नकारता है और निजी समर्थन वाली जो डिजिटल करेंसी है उसका समर्थन करता है। और इसलिए फेडरल रिजर्व का जो फेडनाउ प्रोग्राम है उसे रोक दिया गया है। क्रिप्टो को लेकर अमेरिका की युवा आबादी में बड़ा उत्साह है और ट्रंप की रणनीति मौद्रिक स्वतंत्रता और पूंजी के जो हित हैं उन्हें राजनीतिक लाभ के साथ जोड़ने की है।
और इसलिए ट्रंप के इस पूरे माइनिंग समर्थन को, क्रिप्टो प्लान को युवाओं का समर्थन मिल रहा है। अब आप जरा गौर से देखिए कि ट्रंप के इस प्रो माइनिंग अप्रोच के बाद दुनिया के बिटकॉइन बाजार में, क्रिप्टो कॉइन बाजार में हो क्या रहा है। बेहद चौंकाने वाले आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं। ब्लैक रॉक का बिटकॉइन ETF अब $59.73 बिलियन की संपत्ति संभालता है। देखते देखते यह आंकड़ा मई 2025 तक का है। माइक्रो स्ट्रेटजी नाम की एक कंपनी ने 2024 की तीसरी तिमाही से 14,000 BTC खरीदे हैं और अब कुल होल्डिंग 5 लाख बिटकॉइन से ऊपर पहुंच गई है। S&P 500 की 500 कंपनियां बिटकॉइन को बैलेंस शीट हेज के रूप में इस्तेमाल करने लगी। ध्यान से समझिएगा इस आंकड़े को फिर से। S&P 500 की कंपनियों ने अपनी बैलेंस शीट में बिटकॉइन को हेज के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। 2024 में बिटकॉइन की कीमत 93,000 पहुंची थी, लेकिन 2025 के बाद अब ये माना जा रहा है कि आने वाले वर्षों में इसमें रिकॉर्ड तेजी आएगी। बिटकॉइन में जो वॉलेटिलिटी थी उसमें करीब 35% की कमी आई है। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि सोने के साथ इसकी पैरिटी, सोने के साथ इसका संबंध अब 1% के आसपास पहुंच रहा है। यानी बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड है और ये डिजिटल गोल्ड अब निवेशकों की रणनीति का हिस्सा बन रहा है। ब्रिक्स देश चुपके से बिटकॉइन को व्यापार में इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस के बैंक ऊर्जा के निर्यात के लिए बिटकॉइन लेते हैं। UAE के सॉवरेन वेल्थ फंड ने अपनी 3% एसेट्स को क्रिप्टो में रखना शुरू कर दिया है। चीन विदेशी माइनिंग हार्डवेयर के जरिए बिटकॉइन पर अपनी पकड़ बना रहा है। DeFi, जिस शब्द को आपने बार बार सुना होगा, डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग, इस ट्रेंड को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। स्टेबल कॉइन्स जो डॉलर पर आधारित हैं वो क्रिप्टो की लिक्विडिटी के लिए एक नया पूल बन रहे हैं, यानी एक नई वित्तीय प्रणाली जो तेज, सस्ती है और बिना सेंसरशिप के आ रही है। अब आप स्टेबल को देखिए, हाथ कंगन को RC क्या। स्टेबल से आपको ये दिखाई देगा कि दुनिया के में बिटकॉइन के बाजार की परिस्थिति क्या है, और ये पूरी टेबल आपको ये भी बता रही है कि कब किस मौके पर दुनिया के करेंसी बाजार में, बिटकॉइन बाजार में क्या उथल पुथल हुई और उसके बाद बिटकॉइन कहाँ से कहाँ पहुँचा है। डोनाल्ड ट्रंप के साउंड मनी प्लान की रोशनी में हमारे सामने भविष्य की एक तस्वीर उभरती है जो आपकी स्क्रीन पर है। इसे गौर से देखिए। 3 विकल्प दिखते हैं। पहला परिदृश्य यह है कि बिटकॉइन एक स्टैंडर्ड बन जाए और क्रिप्टो वैश्विक रिजर्व एसेट बन जाए। इसकी संभावना लगभग 35% है, यानी दुनिया रिजर्व संपत्ति के तौर पर, रिजर्व एसेट के तौर पर बिटकॉइन का इस्तेमाल करे। दूसरा विकल्प है कि एक मल्टीपोलर करेंसी नेटवर्क आए जिसमें डॉलर, सोना और क्रिप्टो एक साथ प्रतिस्पर्धा करें। बैंक ये मान रहे हैं, या दुनिया के विशेषज्ञ मान रहे हैं, कि इसकी संभावना करीब 40% है, यानी डॉलर, सोना और क्रिप्टो एक दूसरे को संतुलित या बैलेंस करेंगे और इस तरह से एक मल्टीपोलर करेंसी वर्ल्ड आएगा जो अभी तक केवल डॉलर पर केंद्रित था। तीसरी संभावना यह है कि डिजिटल डॉलर आए, फेड इसमें गोपनीयता और निजता की रक्षा करे, लेकिन इसकी संभावना 25% के आसपास ही है, क्योंकि अमेरिका खुद, डोनाल्ड ट्रंप स्वयं अपने यहाँ CBDC पर पाबंदी लगा चुके हैं। तो अब सीमित आपूर्ति है, वैश्विक लेन देन है और केंद्रीय बैंकों को एक स्वतंत्र विदेशी मुद्रा भंडार चाहिए, और इसलिए क्रिप्टो अब एक वैकल्पिक रिजर्व बन सकता है। एक नए तरीके का करेंसी हेज होगा सोने की तरह। हम इस बात को फिर बताना चाहते हैं कि ट्रंप का साउंड मनी प्लान क्रिप्टो करेंसी को हेज के नए विकल्प में बदलने की कोशिश कर रहा है। अभी तक दुनिया के देश डॉलर को हेज के तौर पर इस्तेमाल करते थे, उसके बाद डॉलर की गिरावट के बाद गोल्ड को हेज में के तौर पर इस्तेमाल किया गया, और अब डोनाल्ड ट्रंप ने जिस क्रिप्टो रिजर्व की बात की है वो दरअसल करेंसी का एक हेज होगा। इसलिए आप ये मानिए कि अगले कुछ महीनों में दुनिया के अन्य देशों में भी जहाँ क्रिप्टो कानून नहीं है वहाँ भी क्रिप्टो करेंसी के हेज बनाए जाएंगे, और धीमे धीमे दुनिया के विदेशी मुद्रा भंडारों का एक हिस्सा रेगुलर करेंसी के साथ डिजिटल करेंसी की तरफ मुड़ेगा। और ये बहुत बड़ा बदलाव है दुनिया की करेंसी अर्थव्यवस्था में, जैसा कि हमने निक्सन शॉक के दौर में 1971 में देखा था, जब राष्ट्रपति निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म किया था। तो अब हम आ गए हैं अपने अर्थम के अंतिम हिस्से पर, अर्थम इंडेक्स पर। यहाँ हमें समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया की करेंसी व्यवस्था में जो बड़ी करवट आ रही है उसका जेब, निवेश और कारोबार पर, हमारी ज़िंदगी पर क्या असर है। तो हम अर्थम इंडेक्स आपके सामने है और हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी ज़िंदगी के किस पहलू पर ये क्या बदलाव होने वाला है।
सबसे पहले देखते हैं नौकरियां। बिटकॉइन माइनिंग से यूएस और कनाडा में रोजगार बढ़ना शुरू हो गए हैं। डिफाई स्टार्टअप्स की से नौकरियों में बढ़ोतरी होगी। पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में नौकरियां जा सकती हैं, लेकिन बिटकॉइन स्टैंडर्ड लागू होने के बाद ब्लॉकचेन और माइनिंग में रोजगार बढ़ेंगे और बिटकॉइन स्टैंडर्ड अब काफ़ी दूर नहीं है। दूसरी चीज तकनीक का बदलाव है। चीन, ताइवान में चिप और यूरोप एशिया में ब्लॉकचेन में बड़ा निवेश होगा। चिप बनाने वाली कंपनियां, कंप्यूटर सिस्टम बनाने वाली कंपनियों के लिए डिमांड का नया दौर है। ऊर्जा खपत से पर्यावरण पर असर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि बिटकॉइनिंग माइनिंग में ह्यूज एनर्जी का कंजम्पशन होता है और अभी इसका पर्यावरण पर असर रोकने के कानून नहीं बने हैं। लेकिन ब्लॉकचेन में जो इनोवेशंस हो रहे हैं और मल्टीपोलर करेंसी सिस्टम आने के बाद तकनीकें दोबारा स्थिर होंगी और नए सिरे से बदलेंगी। अर्थम इंडेक्स के अगले चरण पर चलते हैं हम, जहां हम समझने की कोशिश करेंगे कि बाकी चीज़ों पर इसका क्या असर पड़ा। करेंसी सबसे बड़ा हिस्सा है जहां सबसे बड़ी उठापटक होने वाली है। बिटकॉइन का ट्रेड में इस्तेमाल शुरू हो रहा है। ब्रिक्स देश गैर डॉलर विकल्प अपना रहे हैं। करेंसी में जो अस्थिरता है उसके बाद से ट्रेड में डॉलर का हिस्सा 47% आया है। भविष्य का आकलन ये है कि बिटकॉइन करीब करीब 1.5 लाख डॉलर तक जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी, सबसे ज़रूरी बात होगी आने वाले समय में, कि दुनिया के कौन कौन से देश अपने करेंसी रिजर्व का एक हिस्सा क्रिप्टो करेंसी में रखना शुरू करते हैं। और इसके बाद बिटकॉइन का कंपटीशन, उसकी प्रतिस्पर्धा डॉलर और युआन से बढ़ना शुरू होगी। कमोडिटीज़ में केंद्रीय बैंकों ने 2000 टन सोने की खरीद की है। सोने के लिए ये दौर बेहद अच्छा होने वाला है। लिथियम की ग्लोबल मांग भी बढ़ी है। इसके अलावा जो बाकी मेटल्स हैं, मॉडर्न मेटल्स जिनका की ज़रूरत है तकनीक में, बैटरीज में या चिप्स बनाने में, वहाँ उनकी मांग बढ़ेगी। लेकिन पेट्रो डॉलर की मांग बढ़ने से तेल में स्थिरता आएगी। कच्चे तेल की कीमतों की परिस्थिति आपके सामने है। पिछले 3 महीने से 4 महीने से कच्चे तेल की कीमतें $65 के आसपास है। बिटकॉइन और गोल्ड की मांग में आने वाले समय में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी। यानी एक डिजिटल और एक गोल्ड, इन दोनों को मिला लें तो ये एक मिला जुला परिदृश्य है जो हमारे सामने आएगा। बाकी नीतियों पर और बैंकों पर इसके असर को समझने की कोशिश करते हैं। बैंकिंग में डिफाई के बाद सस्ते कर्ज से बिटकॉइन की ग्लोबल वैधता बढ़ेगी और ये माना जा रहा है कि थोड़े समय बाद बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज ट्रेडिंग सिस्टम के साथ लेंडिंग सिस्टम का, कर्ज के सिस्टम का भी हिस्सा बनेंगी। पारंपरिक बैंकों का बाजार हिस्सा घटेगा। बिटकॉइन के नए स्टैंडर्ड्स वित्तीय सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। क्रिप्टो स्टॉक्स में ग्लोबल बढ़ोतरी है। कंपनियों ने बिटकॉइन को अपनी बैलेंस शीट से जोड़ लिया है और इसलिए अब धीमे धीमे इस करेंसी की शिफ्ट के साथ अमेरिका के ट्रेजरी बाजार में हमें बिकवाली बढ़ती दिखाई देगी, जिसका बड़ा संकेत हमें मूडीज की रेटिंग से मिला है। और क्रिप्टो स्टॉक्स और क्रिप्टो से जुड़ी हुई कंपनियों में जो निवेश करती हैं, इसकी तकनीक में इसको तकनीकी समर्थन देती हैं, इन कंपनियों के स्टॉक्स में आने वाले समय में बढ़ोतरी होगी। सरकारें गहरी दुविधा में हैं। सरकारों को ये पता नहीं है, क्योंकि दुनिया के कई देशों में भी क्रिप्टो के लिए कानून ही नहीं है। भारत में सरकार और रिजर्व बैंक 2 अलग अलग ध्रुवों पर खड़े हुए हैं क्रिप्टो कानून को लेकर। लेकिन ब्रिक्स देश डॉलर पर निर्भरता घटा रहे हैं और इसके बदले उन्हें एक नए तरीके के करेंसी सिस्टम्स की ज़रूरत है। रुपये और रूबल में व्यापार हो रहा है, युआन में व्यापार हो रहा है, लेकिन धीमे धीमे डॉलर पर निर्भरता कम होती जाएगी और बिटकॉइन को रिजर्व एसेट्स बनाने की कोशिश की जाएगी। अगले 6-7 महीनों में आप पूरी दुनिया के कई देशों में जहाँ क्रिप्टो से जुड़े हुए कानून नहीं हैं, वहाँ नए कानून, नई व्यवस्थाएं आते हुए देखेंगे और ये सबसे दिलचस्प, सबसे रोमांचक दौर अगले कुछ महीनों में होने वाला है। तो ये रहा अर्थम इंडेक्स, जिसने आपको बताया कि करेंसी बाजार में बड़ी उठापटक क्रिप्टो, डॉलर और दुनिया की मुद्राओं में कितने बड़े बदलाव करने वाली है। यकीन मानिए, आप और हम एक बड़ी करवट के, करेंसी की दुनिया में एक बहुत बड़े बदलाव के गवाह बन रहे हैं। ठीक उसी तरह जिससे 1960 और 1970 के दशक में की पीढ़ी ने गोल्ड स्टैंडर्ड को ख़त्म होते देखा था और डॉलर केंद्रित अर्थव्यवस्था हमारे सामने आई थी। बहुआयामी बदलाव होंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम आगे दोबारा इस पर चर्चा को लेकर अर्थम में आएंगे। अर्थम को अपना स्नेह देते रहिए। आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रियाओं के लिए धन्यवाद। आप इस संस्करण पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइए और हमें बताइए कि और किस नए विषय पर आप जानना चाहते हैं। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी अर्थम के एक नए संस्करण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।